और इस कड़ी में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मी अय्यर जुड़ गई हैं, सीईओ है बजाज ऑयल्स की। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जुड़े हुए हैं जो इक्विटी बाजार पर अपनी राय रखेंगे। राजीव गुप्ता साहब है प्रेसिडेंट पीबी फिनटेक। और कुछ देर में हम सोने के बारे में बात करेंगे जहां पे हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और लक्ष्मी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि डेट बाजार में फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें, हम इसके महत्व को जानते हैं। निवेश करने के विकल्प बहुत सारे हैं। अधिकतर समय लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को ही प्रेफर करते हैं। डेट फंड्स को लेकर जागरूकता ऐसा नहीं कि नहीं है, बढ़ रही है धीरे धीरे, लेकिन रेट कट के चलते उसका निवेश करना उसमें कितना फायदेमंद है या नहीं, इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन एक आम निवेशक के मन में रहती ही रहती है। तो एक तो आप हमें वो समझाइए कि रेट्स का, इंटरेस्ट रेट का और फिक्स्ड इनकम का तालमेल क्या है, और कैसे घटते सिनेरियो में अगर आप डेट फंड्स में निवेश करें, उसकी भी 16 कैटेगरी है, तो किसमें निवेश करना फायदेमंद होगा? बिल्कुल सही बात है। फर्स्टली गुड मॉर्निंग कविता। जो आपने बताई ना वो बहुत मुद्दे वाली बात है, क्योंकि आमतौर पे जो ग्लोरीफाइड होता है वो केवल शेयर बाजार या निवेश करते वक्त इक्विटीज होता है, और लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं कि बॉस फिक्स्ड इनकम भी एक कैटेगरी होती है जहां पे आप अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल जैसे ब्याज दरें घट रही है इस माहौल में, वहां पे पैसे लगाओगे तो आप शायद पैसा कमा सकते हो, जो कि आपके ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को शायद पछाड़ सकता है। और आज की ऐसी परिस्थिति है जहां पे विश्व भर में हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें घट रही है, और हमारे देश में भी हम तकरीबन 1% ब्याज दरों की कटौती ऑलरेडी देख चुके हैं, और शायद आने वाले कुछ महीनों में कुछ और हो सकता है कट। तो इन सबको अगर आप नजरअंदाज नहीं करोगे और इस सबको एक बर्री में भरोगे तो रेसिपी बनता है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स का। और हमारा ये मानना है कि ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपको ब्याज दर गारंटीड देता है, श्योर्ड देता है, तो वहां पे चुंबक की तरह निवेशक ऑब्वियसली चले जाते हैं। लेकिन यहाँ का रुझान जैसे आपने देखा कि बढ़ता जा रहा है, एंड इस माहौल में हमें लगता है कि थोड़ा अगर आप पैसा फिक्स्ड इनकम फंड्स में लगाओगे, शॉर्ट टर्म फंड्स हुआ, मीडियम टर्म फंड्स हुआ, गिल्ड फंड्स हुआ जैसे हम बोलते हैं, जो सरकार के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, तो आप थोड़ा मुनाफा यहां से अगले 12-18 महीने में कमा सकते हो। ओके, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 1 से 1.5 साल का कम से कम नजरिया आपको रखना पड़ेगा, तो फिर वहां पर कितना सिंगल डिजिट या डबल डिजिट की रिटर्न की उम्मीद करें। हाँ, और अभी कितना समय वैसे बचा है? ये क्या लास्ट फेज है कमाई का फिक्स्ड इनकम में? हम मध्यांतर में हैं, हम कह सकते हैं, ना कि इस बिगिनिंग में है ना कि एंड में है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, हम कह सकते हैं, पर ट्रेलर नहीं है, ये झलकी नहीं है। तो सिंगल डिजिट डबल डिजिट की अगर हम बात करें तो केवल फिक्स्ड इनकम से डबल डिजिट रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। उसको हमको थोड़े जैसे तामझाम करने पड़ेंगे, जैसे डायनेमिक बॉन्ड्स की तरफ जाने पड़ेंगे। परफेक्ट। तो थोड़ा अपने को ट्रेडिंग वगैरह करके जो फंड मैनेजर्स करते हैं पोर्टफोलियो में, वहां अगर आप करो तो अगले 12-18 महीने में 9-10% कमाने की गुंजाइश काफी ज्यादा है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेट्स अगर आप देखोगे ना घट चुका है। तो कितना ही आप मरे हुए को मारोगे तो क्या करेगा। राजीव जी, आपसे एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आम लोगों के और खास करके आप अगर छोटे शहरों में जाओ, गाँव की तरफ जाए, तो इंश्योरेंस को वो इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। तो इंश्योरेंस को लेकर जो गलत फहमी है उसमें इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रोटेक्शन, इसको आप कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी तो इंश्योरेंस का मतलब ही था सुरक्षा। तो सुरक्षा अलग अलग ढंग से मिलती थी आपको। टर्म इंश्योरेंस में आपकी फैमिली को कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो आपकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन मिलता था, या हेल्थ इंश्योरेंस कह लीजिए, अगर आपके घर पे कोई बीमार पड़ जाए तो आपकी जमा पूंजी ना लगे, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी था। तो इस तरह से एक सुरक्षा प्रोवाइड की जाती थी। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा, लोगों के लॉन्ग टर्म गोल्स भी पूरे होने लगे। सुरक्षा तो है ही, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, जैसे LIC ने शुरुआत में सिर्फ LIC था एक समय में, और हमें याद है जब हम बचपन में इन्वेस्ट करते थे तो हम ये सोच के करते थे बच्चा जन्म किया है तो उसको पढ़ाना है, तो थोड़ा पैसा डालते हैं, जब उसको पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी तो पैसा मिलेगा। तो हुआ भी सच। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड भी पूरी करता है, पर ज़्यादातर जो मेन उसका पर्पस है वो सुरक्षा प्रोवाइड करना है। क्योंकि इंडिया में बिना सुरक्षा के आप एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप देखो 25 साल सेक्टर के खुलने के बावजूद
पेनिट्रेशन लेवल सिर्फ 1% है जनरल इंश्योरेंस में, ओवरऑल 4% है। पर इस तरह से अगर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो गवर्नमेंट की सिर्फ पॉवर्टी लाइन एंड बिलो लिमिटेड है, या 70 साल एंड अबव सीनियर सिटीजन के लिमिटेड है, अगर इसी दौर को कंटिन्यू करेंगे तो कितना प्रेशर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर 25 साल के बाद, जहां विकसित भारत की बात कर रहे हैं एक तरफ, अब 2047 में कम से कम 70-80 करोड़ सीनियर सिटीजन लोग होंगे। अब ये सोच के देखिए कि अगर 80% लोग उनमें से ना इनके पास इनकम प्लान है, ना इनके पास हेल्थ प्लान है, तो कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो सुरक्षा सबसे बेसिक पर्पस है, सबसे बड़ी नीड सुरक्षा है। अगर आप कहीं भी हमारे एड्स देखें पॉलिसी बाजार के, तो हम सिर्फ सुरक्षा की टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। ओके, अगर यंगस्टर्स के लिए अगर मैं कहूं आपसे कि अगर आपको उनको चुनना हो, लाइफ इंश्योरेंस भी जैसे टर्म प्लान लेना हो या हेल्थ इंश्योरेंस ले हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कितना आपके लिए जरूरी है? सर देखिए, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सिर्फ सिंपल है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और इन्फ्लेशन को अगर आप नज़र में रखते हैं कि हर साल अपना खर्चा बढ़ेगा महीने का, तो अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली जो आपके ऊपर डिपेंडेंट रही है, चाहे यंग हो या मतलब अगर यंग है तो पेरेंट्स उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर फैमिली मैन है तो बीवी बच्चे डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो जमा पूंजी मुझे मिलेगी उसको मैं अगर वापस निवेश करूं, इन्वेस्ट करूं, तो उसका जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, या बॉन्ड्स के जरिए या डिपॉजिट्स के जरिए या किसी और इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो कम से कम उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, बिकॉज अगले कुछ सालों तक मेरी फैमिली उसी पे निर्भर रहेगी। बिल्कुल। तो जब आप यंग हो शुरुआत कर सकते हो एक अमाउंट से, धीरे धीरे जैसे आपकी जर्नी बढ़ेगी आपको अमाउंट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्लियरली सुरक्षा कवच के तौर पर इंश्योरेंस का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। फिक्स्ड इनकम को अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए जो है आपको उसका डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस जिसको लागू करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। सुनील सर, पोर्टफोलियो हमेशा ऐसा होना चाहिए जो महंगाई को मात दे। कमाई वहीं पर होने वाली है आपकी, है ना। आप इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में बचत तो नहीं कर रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं। आप निवेश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पैसे आप लगा रहे हैं कल वही पैसे आपको कमा कर दे। कहीं ना कहीं आपके रिटायरमेंट का और ऐसा समय जहां पर आपके पास एक रेगुलर इनकम ना हो, आपका पोर्टफोलियो ही आपका सहारा बने। अब यहां पर मुझे रिटायरमेंट के एंगल से समझना है। देखिए, रिटायरमेंट को लेके भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। इंश्योरेंस की बात करें, वहां पर भी आपको पेंशन प्लान्स मिल जाएंगे। एनपीएस हम देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पास भी रिटायरमेंट फंड्स है। चुनाव कैसे करें और कितना जरूरी है इक्विटी एज एन एसेट क्लास को रिटायरमेंट जैसे गोल के लिए अपनाना? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, एक होता है इन्फ्लेशन को कोरिलेट करना, एक होता है इन्फ्लेशन कुछ कोरिलेशन ना होना, और एक होता है इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता, राइट। तो मैं मानता हूं कि गोल्ड और रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से कोरिलेटेड है, राइट। ज्यादातर जैसे ही इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन का नाम ये है प्राइसेस का राइस, तो गोल्ड के प्राइस राइस और रियल एस्टेट के प्राइसेस कोरिलेटेड होते हैं। अनकोरिलेटेड एसेट टू इन्फ्लेशन होता है फिक्स्ड इनकम, बिकॉज उसका कोई लेना देना नहीं है विद इन्फ्लेशन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के मूवमेंट और इन्फ्लेशन की मूवमेंट जो होती है, आरबीआई के जो रेट कट्स होते हैं वो शॉर्ट एंड में होते हैं, बट लॉन्गर एंड में कुछ और फैक्टर्स होते हैं। मेरा इक्विटी, क्योंकि कंपनियों की प्रॉफिट्स इंडिया के नॉमिनल जीडीपी से जुड़ी होती है, नॉमिनल जीडीपी होता है कि रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो जनरली ईपीएस ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी को बेहतर से बेहतर बढ़ता है, क्योंकि फॉर्मुलाइज्ड इकोनॉमी, टॉप 500 कंपनीज ऑफ द कंट्री, नेचुरली वो एक लाइन शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द नेशन अपनाते हैं। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में उसका बेस्ट ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ बीटिंग इन्फ्लेशन। अब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में कुछ और एसेट क्लास ने अच्छा किया हो। अब अपने प्रीवियस शो में एक अपने स्लाइड दिखाया था, मैं उसको दोहराता हूं कि 10 साल की रिटर्न आपने बताया कि गोल्ड की 255% एब्सोल्यूट, और सिल्वर की 212 और इक्विटी की 208। अब 10 साल पहले जाके कहिए कि कौन सा कॉन्फिडेंस था कि इसका रफली डिवाइडेड सिंपल इंटरेस्ट 20% पर रिटर्न, गोल्ड का 25 बनता है, सिल्वर का 21 और इक्विटी का भी 21। मगर 10 साल पहले कॉन्फिडेंस से कौन कह सकता था कि गोल्ड विल गिव यू 20% रिटर्न, कौन कह सकता कि सिल्वर विल गिव यू, मगर इक्विटी का इफ नॉट 20 डेफिनेटली 12 to 15% तो एक्सपेक्ट किया और उसको आउट परफॉर्म किया है। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बीटिंग इन्फ्लेशन वो खाली इक्विटी के पास है, और मैचिंग इन्फ्लेशन रियल एस्टेट और गोल्ड के पास है। तो आपकी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपकी रिस्क प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है। जब यंग होते हैं तो रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होता है, बट नॉट ऑल यंग पीपल आर रिस्क कंफर्टेबल। तो ऑलवेज एक डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है।
फॉर द सिंपल रीजन कि जो पॉइंट इन टाइम जब आपको पैसे की जरूरत होती है, दुनिया का और देश का और फाइनेंशियल मार्केट का हालत किसी को पता नहीं, तो इसीलिए मानते हैं कि एक डाइवर्सिफिकेशन तौर पर मेरा मानना है कि ब्रॉड रूल थंब रूल 60% इक्विटीज में रखना चाहिए। और अगर आप एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग एज अ 20 to 25 to 30 ईयर ओल्ड पर्सन, और उसको ऊपर नीचे करने की आपकी रिस्क प्रोफाइल भी बात उठती है, उधर आपकी अर्निंग कैपेसिटी की ग्रोथ भी उधर उठती है। तो बाकी का जो स्प्लिट करेंगे, फिक्सिंग का पर्पस इज नॉट टू बीट इन्फ्लेशन। फिक्सिंग का पर्पस है कि लिक्विडिटी की जरूरत जब हो उसको टैप कर सकते हैं। अब सेफ्टी पूरा के लिए, पैसा आप मार्ट retirement सेफ्टी में के lock लिए, और नहीं ये कर जरूरी है ताकि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, और साथ साथ जब इस दौर में जब कोई रिसेशनरी फेज हो उस दौर में भी आपको कुछ रिटर्न मिल जाए, ये भी जरूरी है। हमारे साथ चिंतन आर्या भी हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी की अगर बात की जाए तो गोल्ड के किस इंस्ट्रूमेंट से वो स्टेबिलिटी भी आ सकती है और लिक्विडिटी भी मिल सकती है? अगर इन हाउस आपका फाउंडेशन ना हो तो आप ईटीएफ के अलावा कोई और प्रोडक्ट के बारे में भी गोल्ड के बता सकते हैं। तो हमने आपके चैनल पे अक्षय तृतीया के वक्त, पिछली बार दिवाली के वक्त जितने भी महाकुंभ हुए हैं उसमें एक चीज कही है कि गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सिल्वर आज फ्लेवर में आया है, पर हम पिछले 1-1.5 साल से बात कर रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड दोनों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आमतौर पर आसानी से निवेशक गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और उनके फंड ऑफ फंड के द्वारा निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में ऑफ कोर्स फिजिकल गोल्ड का भी एक ऑप्शन है, सिल्वर में फिजिकल थोड़ा बल्कि हो जाता है। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो अभी सरकार नए इशू नहीं कर रहे है, पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी एक बहुत अच्छा तरीका था निवेशकों को गोल्ड में एक्सपोजर मिलने के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अगर हम देखें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो अभी आपको एक्सचेंज पे खरीदना पड़ रहा है, तो आज भी अगर हम देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ ये 2 तरीके हैं, और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड जहां से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पिछली बार जब मैं आपके चैनल पे आया था तभी कहा था कि 15% तक गोल्ड प्लस सिल्वर आपके पास हो सकता है। आज क्योंकि गोल्ड इतना चल चुका है वहां से भी, तो 10% तक आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए, ऐसा एक अच्छा एसेट एलोकेशन रहेगा। चलिए, थोड़ा सा और बारीकी में बात करेंगे और किस किस एलोकेशन के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सही हैं। खासतौर से अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो कहाँ निवेश किया जा सकता है, रिस्क प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सारे सवालात रखने हैं हमारे पैनलिस्टों के सामने। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया है, और ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक बार फिर से हम व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं जहाँ पर हमें इंतजार है आपके सवालों का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इन्वेस्टर्स महाकुंभ, निवेश से खुशहाली। और इस पैनल में हम चर्चा करें सेफ्टी नेट्स की। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी जी, आपसे मैं अब एक सवाल आपसे ये पूछूंगा, अगर हाइब्रिड फंड्स या फिर डायनेमिक बॉन्ड्स फंड, किसके जरिए ज़्यादा स्थिरता मिल सकती है? डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में केवल आप फिक्स्ड इनकम में निवेश करते हो तो खाने की भाषा में बोलूंगी कि रूखा सूखा जैसा पोर्टफोलियो रहेगा। अगर उसको थोड़ा, अगर आपको चटपटा बनाना होगा तो उसमें इक्विटी की थोड़ी सी मात्रा अगर आप लगा दो तो वो हाइब्रिड फंड कहलाता है। अब चटपटा ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत सारी मिर्ची हो गई, बहुत सारा नमक बहुत तेज हो गया। तो इस वजह से 5 से 15 या 20% अगर उसमें आप इक्विटी का घोला करो तो अगले 3 से 5 साल में क्या ये फिक्स्ड इनकम को के रिटर्न्स को बढ़ावा दे सकता है? द आंसर इज यस। हमने पिछले 5, 10, 15 सालों में ये देखा हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आपको 3 या 4, 5 साल के हिसाब से अगर आपको पैसे लगाने हैं तो हाइब्रिड फंड्स, जो कि थोड़ा सा चटपटा पोर्टफोलियो आपके लिए, सेहत के लिए, फाइनेंशियल सेहत के लिए काफी ठीक रहेगा। इक्विटी और डेट दोनों का, इक्विटी डेट दोनों का मिश्रण, लेकिन उसमें प्रिडोमिनेंट पोर्शन जो होगा वो फिक्स्ड इनकम का होगा। तो इसलिए उसको इक्विटी हाइब्रिड भी बोलते हैं या फिर डेट हाइब्रिड, जो भी आप कंजर्वेटिव कैटेगरी हो गया हाइब्रिड में। लेकिन मुझे एक चीज समझनी है आपसे, हाइब्रिड में भी क्योंकि इक्विटी का भी एक्सपोजर है, सो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ प्योर फिक्स्ड इनकम वर्सेस अ हाइब्रिड जिसमें डेट का कंपोनेंट ज्यादा है, क्योंकि हम कंजर्वेटिव निवेशकों की बात कर रहे हैं, रिटर्न में कितना डिफरेंस आएगा? कंजर्वेटिव हाइब्रिड में अगर आप देखो तो उसकी इक्विटी की मात्रा काफी कम होती है, तो वो आपके डेट के इन्वेस्टमेंट को तकरीबन 2 या 3% से बढ़ावा दे सकता है। अगर मिश्री बढ़ा के ज्यादा घोला करोगे तो शायद वो 5-6% भी आउट परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी, जैसे सुनील जी ने कहा कि
इन्फ्लेशन को मात देने वाली कैटेगरी नहीं है फिक्स इनकम, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर बनता है, तो थोड़ा भी अगर हम घड़े में इक्विटी का प्रोपोर्शन डालेंगे तो वो खराब बात नहीं है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए भी। तो हमारा ये मानना है कि प्योर डेट के बजाय अगर आप थोड़ा सा हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी पोर्टफोलियो के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल। अब एक और साथ साथ आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है, समय की लिक्विडिटी के लिए उससे बेहतर और क्या हो सकता जी है। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिल पाता है। बिल्कुल। लेकिन इंश्योरेंस पर अगर हम आए, हम इसको एक प्रोटेक्शन लेयर के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि प्योर प्रोटेक्शन प्लान ले लें कि उसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको लेकर ऑब्वियसली देखिए कंपनी का काम होता है कि जितना हो सके उतना फीचर पैक बनाया जाए प्रोडक्ट को। अभी तो हम उस फेज में हैं जहां पर हम समझा रहे हैं लोगों को कि आपके पास एक प्रोटेक्शन कवर होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए बाकी चीज़ों के लिए। किस तरह का प्रोडक्ट खरीदें और कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए सही है? कि जैसे आपने बताया, सबसे पहले बेसिक तो टर्म इंश्योरेंस है, प्योर प्रोटेक्शन प्लान। वो लेना सबके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए जरूर, बिकॉज नहीं होगा तो आपकी फैमिली तकलीफ में आ सकती है और कभी भी आ सकती है, और ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। बाकी जो आपने बताया कि प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है ऑन रोड, तो वो राइडर ले सकता है पर्सनल एक्सीडेंट का अपने टर्म कवर के साथ। कोई डेथ बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रोटेक्शन को, जैसे इन्होंने बताया खाने के लैंग्वेज में, आप जितना उसमें ऐड करना चाहो मिसपर ऐड कर सकते हो। पर सबसे बेसिक नीड तो टर्म कवर है। क्योंकि जो भी खाना आप खाओगे, या तो आप पतले हो गए या मोटे हो गए, तबीयत तो खराब होगी। तबीयत खराब होगी तो कुछ भी हो सकता है। तो इंसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन कवर जरूरी है। साथ साथ में आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, आप बहुत यंग हो, आपकी आवाजाही काफ़ी है, चाहे शहर के अंदर हो शहर के बाहर हो, तो आप उसी हिसाब से वैल्यू एडिशन एडिशनल राइडर्स ले सकते हो ताकि आपका कवर मजबूत हो। हेल्थ इंश्योरेंस में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं 22 साल का हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। किसी को लगता है मेरा आज तक कुछ नहीं हुआ, मैं तो रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पर हमने वाकई में हज़ारों ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ सारी आपकी जमा पूंजी, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, सब ओवरनाइट इरोड हो जाएगी अगर आपके पास अपना प्रोटेक्शन ना हो। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में इतना ज़रूरी हो गया है कि बेसिक हेल्थ कवर, उसके अलावा हज़ारों राइडर्स मिलते हैं आपको। क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलता है, अगर आपको बाई चांस हार्ट अटैक हो जाए तो आपको तुरंत उतना एडिशनल पैसा मिल जाएगा ताकि आपकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। क्योंकि एक बार बड़ा कुछ डिजीज़ हो जाए तो आदमी की ताकत भी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। और साथ साथ में ये वाला इनकम जो मिलता है आपको, इससे आपकी फैमिली कुशल मंगल रहेगी। सिमिलरली आप अगर 1 महीना 6 महीना हॉस्पिटल में है तो आप एडिशनल पर डे अलाउंस का कवर, एक एडिशनल कवर मिलता है। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, जितने दिन आप हॉस्पिटल में हैं, पर डे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। तो उससे भी आपकी एक तरह से फैमिली सपोर्ट मिलती है। और मुझे लगता है कि बेसिक कवर के अलावा टॉपअप लेना चाहिए। कि बेसिक कवर होता है कि 80% मेरे को कुछ हुआ तो 5 लाख के अंदर शायद मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। पर 20% ऐसे डिजीजेस होते हैं जो अचानक हो जाते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो मेरे खुद को दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिलीज पूरी बर्बाद हो गई। दे वर ऑल वेल एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑब्वियसली दे ओनली हैड अ बेसिक कवर। तो बेसिक कवर के अलावा आपको टॉपअप कवर भी लेना चाहिए, राइडर्स भी लेने चाहिए, ताकि ओवरऑल आपकी सलामती बनी रहे। पर जब आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, हम सबसे पहले इस आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं कि भाई अपनी इंश्योरेंस तो लीजिए पहले, एडिशनल राइडर्स तो आप बाद में लीजिए, पहले आप एटलीस्ट बेसिक कवर तो रखिए। क्योंकि वहां पर हैंड टू माउथ है आप। बिल्कुल। और आपको लगता नहीं कि इंश्योरेंस मेरी जरूरत है। आज भी इंश्योरेंस बेचा जाता है, कोई सुबह उठ के इंश्योरेंस खरीदने नहीं आता है। तो उस चीज को बदलना है, हमें उस दौर को बदलना है, एक रेवोल्यूशन लेके आना है। जैसे बैंकिंग में हुआ है, जैसे टेलीकॉम में हुआ है, इंश्योरेंस में एक रेवोल्यूशन जरूरी है अगर वाकई में इस देश को विकसित भारत बनाना। और राहुल जी, सरकार का भी वही मकसद है, इसी वजह से जीएसटी वगैरह से इंडिविजुअल पॉलिसीज वगैरह पे राहत भी दी जा रही है। और जो रिस्क आपको, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही, वही सबसे बड़ा रिस्क है। और कल की कविता बात हो रही थी, पुणे से एक फोन आया, उनके हॉस्पिटल के बिल 21 लाख रुपए हो गए। एक आम लोग जो सैलरीड क्लास है, वो 21 लाख के बिल कैसे भरेंगे? बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। सही बात है। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। सुनील जी के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। वो लगातार
अगर आपको महंगाई को बीट करना है, बेहतर रिटर्न पाना है, वेल्थ क्रिएशन करना है, क्योंकि तो उसके लिए क्या जरूरत है अगले कुछ सालों के अगर थीम की अगर बात करें सुनील सर, तो क्या लग रहा है कौन सी थीम चलने वाली है जो सेक्टर अभी तक आपको लग रहे थे कि डिफेंसिव है, जैसे आईटी हो, फार्मा हो, अब ट्रंप के आने के बाद वही डिफेंसिव लग रहे हैं क्या आपको अब? अच्छा, उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहती हूँ, एनपीएस के बारे में भी आप क्या कहेंगे एज अ रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल गोल्स के तहत भी आपको निवेश करना चाहिए और रिटायरमेंट जैसा लक्ष्य भी डाइवर्सिफाइड रहे तो बेहतर होगा। नहीं, मैं पहले एनपीएस का सवाल लेता हूं। जी। तो मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति को रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि ये लीस्ट कॉस्ट इक्विटी प्रोडक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अभी 100% तक इक्विटी में उसमें ये कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में एक टैक्स बेनिफिट भी जुड़ा हुआ है उसमें 50,000 रुपीज तक। और एक जो कहते हैं ना लॉन्ग टर्म निवेश के लिए उन्होंने इसमें कुछ टैक्सेशन की बेनिफिट भी दी है। आप पैसा बीच में निकाल सकते हो विदाउट दिस थिंग। बट इंडिया जैसे जो कि देखिए देश जहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड थी, वहां पे गारंटीड रिटर्न्स देना मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट को, वेराज इक्विटी मार्केट से आपको उस गारंटीड से भी बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो ये चेंज इन माइंडसेट की इक्विटीज एज एन एसेट क्लास को लेना है, तो एनपीएस मेरे लिए बिल्कुल, जैसे इंश्योरेंस की बात हुई थी वैसे हर जो एक सैलरीड एम्प्लॉय जो भी है उसको जरूर एनपीएस में निवेश करना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। बिकॉज खास करके एक चीज उसमें कमी है कि वो ज्यादातर लार्ज कैप इक्विटीज में है, तो मिड एंड स्मॉल कैप की जो एक हाई पावर परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में मिल सकता है वो मिस होगा को एनपीएस में। मगर 100% इक्विटी वहां चुनेंगे तो लॉन्ग टर्म इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ विच इज एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, जो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स तो आएंगे, तो एनपीएस की मैं महत्वता को सबसे अव्वल नंबर दूंगा ऐसा रिटायरमेंट प्लानिंग डिवाइस। वो बात अलग। आपने सेक्टर्स की बात की कि आईटी का नाम लिया आपने, फार्मा का नाम लिया, तो जैसे ट्रम्प के साथ जुड़ते हुए इनमें कोई हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इंडिया में रहते हुए एज अ लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेशन रखना होगा कोर, क्योंकि ये आपके अगल बगल की समझ की चीज है। और मेरे लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट कर सकता है वो है बीएफएसआई, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। और यहाँ पे बीएफएसआई माने खाली बैंक की बात में, क्योंकि बैंक के अंदर ही आपको कई तरह के बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और अदर काइंड ऑफ बैंकिंग पेमेंट बैंक है, फाइनेंशियल सेक्टर की भी कंपनी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सेक्टर पर भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन भी हिंदुस्तान के लिहाज से देखें तो काफी कम है, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन एक सवाल चिंतन जी, छोटा जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि गोल्ड के वैल्यूएशंस काफी महंगा हो गया है और हम यहाँ पे सेफ्टी नेट की बात कर रहे हैं, तो सेफ्टी नेट के हिसाब से गोल्ड क्या अभी भी अट्रैक्टिव आपको लगता है क्या? गोल्ड के वैल्यूएशन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो गोल्ड का वैल्यूएशन सिर्फ एक ही तरह कर सकते हैं कि विश्व में जितना आज इक्विटी का मार्केट कैप है, डेट है, उसके मुकाबले गोल्ड कितना है। तो इक्विटी का मार्केट कैप अगर हम देखें तो $100 ट्रिलियन है, डेट $300 ट्रिलियन है, गोल्ड करीबन $30-35 ट्रिलियन के होंगे। तो एक चीज निवेशकों के हाथ में अपना एसेट एलोकेशन कितना रखे। और मैं वापस कहना चाहूंगा, अगर 6 महीने पहले मैंने कहा था 15% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड और चांदी होना चाहिए, आज वो घटाकर आप 10% तक कर सकते हैं, पर वो फिर भी होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड कितना बढ़ेगा वो मुझे पता नहीं, पर आपके पोर्टफोलियो में एज एन एसेट एलोकेशन गोल्ड हमेशा रहना चाहिए। वैल्यूएशन जरूर अपने ऑल टाइम हाई से डबल हो चुका है, तो यहाँ पर नया बाइंग करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उसको बनाए रखें। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर किस तरह से अपने निवेश पोर्टफोलियो में आप स्थिरता ला सकते हैं, सुरक्षा ला सकते हैं, इस पर हमने विस्तार से बात कर ली और इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम जानते हैं समय कम था, लेकिन जितना हो सका हमने आसान भाषा में अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने को लेकर तमाम गुर निवेशकों को सिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं। ब्रेक पर जाएं उससे पहले व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर का आधा घंटा जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का है, आपके सवालों का है, आपके जवाब का है। लेकिन ब्रेक के बाद जो हम लेकर आ रहे हैं सेशन वो बहुत खास है। उसमें मनी मैनेजमेंट पर तो हम बात करेंगे, लेकिन कैसे अपने निवेश को सुरक्षित रखना है, कैसे इस बढ़ती साइबर दुनिया में, साइबर फ्रॉड्स की दुनिया में अपने पैसे को बचाना है, इस पर भी फोकस करेंगे ब्रेक के बाद।